देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे जहां पर एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, विधायक से लेकर कार्यकर्ता। दोस्तों बीजेपी के नेता दे रहे थे खुला चैलेंज के आज जाना दफ्तर के बाहर। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी का झंडा लहराते हुए चुनाव प्रचार के लिए भाजपा दफ्तर के बाहर पहुंच गए कांग्रेस के विधायक। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ बताएंगे डिटेल में, क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, क्योंकि अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी, एकदम अलग लेवल पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में कांग्रेस के सांसद ने दी थी धमकी की निर्दलीय लड़ दूंगा चुनाव। इसके बाद राहुल ने बुलाया और बैठक के बाद बदल गए सुर, कहने लगे 100 पार करेगी कांग्रेस पार्टी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को आगे कर दिया, आपराधिक छवि के व्यक्ति को, कि पार्टी के अंदर से ही उठने लगी आवाजें। और तमिलनाडु में एक और बड़े नेता ने पार्टी ज्वाइन की है दोस्तों, 95 पार हो चुका है रुपया। बताएंगे डिटेल में और भी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में असम में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। हुई है एक बड़ी बैठक दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को लेकर भी एक महीने को लेकर नई बड़ी जानकारी आई है। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पुडुचेरी और असम के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और यूडीएफ गठबंधन को केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु के अंदर डीएमके अपना झंडा गाड़ने जा रहा है और इंडिया गठबंधन 5-0 से करेगा पूरे चुनाव को क्लीन स्वीप, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर दक्षिण के 3 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें केरल से लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर लगातार एक के बाद एक प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि साथ में दक्षिण के एक और राज्य कर्नाटका के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके का दंगल जारी है दोस्तों। दावणगेरे विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटका के चिक्कबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप ईश्वर दावणगेरे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के विधायक प्रदीप को चुनौती देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के दावणगेरे स्थित पार्टी कार्यालय में आकर दिखाना। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता को, विधायक को चुनौती दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास आकर दिखाना दोस्तों। और चुनौती बीजेपी के नेता बीजी अजय कुमार ने दिया था दोस्तों। बीजेपी के नेता की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक प्रदीप ईश्वर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। और माहौल इतना ज्यादा गहमा गहमी वाला हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर सारे भाजपाई चौंक गए कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता को हमने चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और कांग्रेस के नेता तो यहां पर पहुंच भी गए। दरअसल शनिवार को दावणगेरे विधानसभा के बी एक्सटेंशन स्थित राघवेंद्र स्वामी मठ की ओर जा रहे कांग्रेस के विधायक प्रदीप ईश्वर ने बीजेपी कार्यालय की ओर जाते हुए अपने पार्टी के झंडे को लहराते हुए भाजपा के नेताओं को जमकर चिढ़ाया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के लोग जो बीजेपी कार्यालय पर आने का चैलेंज भेज रहे थे दोस्तों, उसके बाद भाजपा वालों को लगा कि बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर बीजेपी के लोगों ने चप्पल दिखाना शुरू कर दिया और झाड़ू दिखाना शुरू कर दिया। यानी कर कुछ नहीं पाए दोस्तों, दूर से ही चप्पल झाड़ू दिखा रहे थे और चूड़ियां दिखा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध करे, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और रिजर्व बल के लोग भी तैनात थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के नेता सोचिए भाजपा के कार्यालय के बाहर जाते हैं चुनौती स्वीकार करते हुए और भाजपाई दूर से ही चप्पल और झाड़ू दिखाकर खुश हो रहे हैं। इस पर कांग्रेस के विधायक ने कहा कि भाजपा वालों ने मुझे दावणगेरे आने की चुनौती दी थी, मैं बीजेपी के कार्यालय के सामने गया और कार्यालय के पास जाकर मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा लहरा दिया, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि बीजेपी के लोगों में पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या मानसिकता है कि ये लोग मुझे दूर से चप्पल और झाड़ू दिखा रहे हैं। ये भाजपा की परंपरा है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के मंत्री और सांसद मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। प्रदीप ईश्वर ने कहा कि बीजेपी के लोग मुस्लिम महिलाओं को लेकर, हिजाब को लेकर उल्टा सीधा अपमानजनक बातें करते हैं और ये लोग महिला सम्मान की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, मुस्लिम समाज के लोगों को हर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और भाजपा के लोग हमको मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों उनका काफिला आगे की ओर बढ़ जाता है और वो राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं दोस्तों। ऐसे में बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का चैलेंज स्वीकार करके कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर बता दिया कि कांग्रेसी अब बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक एक मामले पर बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करेंगे और डंके की चोट पर जवाब देंगे। भाजपाइयों के सामने कांग्रेस का झंडा लहराते हुए ये क्लियर कट मैसेज भेजा गया है दोस्तों कि अब राहुल गांधी वाली कांग्रेस चल रही है देश के अंदर, यानी चैलेंज देते भी हैं और चैलेंज स्वीकार भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपने देखा था कि कांग्रेस के लोग कैसे भाजपाइयों को ठीक कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इससे जुड़ी आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य यानी कांग्रेस के लोकसभा के सांसद ने आलाकमान के फैसले पर कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बेशक निर्दलीय लड़ना पड़ जाए तो भी लड़ेंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी से मुलाकात और मामला एकदम शॉर्ट हो गया दोस्तों। अपडेट ये है कि
कुछ दिनों पहले राहुल गांधी 10 बजे रात से लेकर 2 बजे तक केरला को लेकर एक बैठक करते हैं। दोस्तों केरलम राज्य को लेकर कांग्रेस की इस बैठक में राहुल गांधी तय करते हैं कि केरलम के अंदर मौजूद कांग्रेस पार्टी के सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी विधानसभा का चुनाव लोकल नेता लड़ेंगे, किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह था कि पार्टी लोकसभा के उपचुनाव में नहीं जाना चाहती है और पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विधानसभा में जिसने मेहनत की है उसको मौका मिले। ऐसे में दोस्तों सांसदों को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, ये फैसला राहुल गांधी का था। इसके बाद लोकसभा के सदस्य एमपी के सुधाकर ने नाराजगी जताते हुए कह दिया कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और बल्कि निर्दलीय तौर पर भी मैदान में उतर जाएंगे। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने इनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली में केरल के कन्नूर से लोकसभा के सदस्य के सुधाकर से राहुल गांधी ने खुद बातचीत की। दोस्तों इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी एक तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ में दिखाई देती है। केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है संगठन के, वो भी साथ में मौजूद थे। दोस्तों और इसके बाद सुधाकर जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ गठबंधन 100+ सीटें जीतेगी और राहुल गांधी के साथ में इनकी तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर दोनों एक साथ डंके की चोट पर खड़े हैं। दोस्तों और राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने हमेशा से राजनीति की है और इनका हमेशा से सम्मान रहेगा। आगे कहते हैं कि वो हर तूफान, हर चुनौती, हर परीक्षा से गुजरे हैं, उनमें एक सच्चे कांग्रेसी सिपाही की ताकत और निष्ठा है, यानी राहुल गांधी अपने नेता का पूरा समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों और इसके बाद सुधाकर जी मान गए और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और यूडीएफ को पूरा सपोर्ट करेंगे, गठबंधन 100+ सीटें जीते, यही एक उद्देश्य केरला के अंदर सारी पार्टी के नेताओं का है। दोस्तों राहुल गांधी ने इनको भी बता दिया है कि पार्टी का मिशन क्या है। राहुल गांधी ने तर्क दिया होगा, उस तर्क के बाद सुधाकर समझ गए क्योंकि वो नेता है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के दिनों से लगातार साथ में खड़े हैं और इसीलिए ऐसे नेताओं का सम्मान बनता है। और राहुल गांधी ने एकदम सही किया, उनको बुलाकर दिल्ली में स्पेशल मीटिंग की राहुल गांधी ने। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब से 2024 का चुनाव हारी है दोस्तों, तब से बीजेपी वालों को लग रहा है कि क्या करे उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगले चुनाव में कुर्सी बची रहे। दोस्तों बीजेपी वाले इसी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर नई नई तरीके की नियुक्तियां कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसी नियुक्ति बीजेपी के लोग कर दे रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था को लेकर दावे और हकीकत के बीच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठनात्मक फैसला लिया दोस्तों, यानी संगठन का विस्तार किया। पार्टी के द्वारा शिवेंद्र सिंह को महानगर का महामंत्री नियुक्त किया गया। बड़ी बात यह है कि जिस शिवेंद्र सिंह को बीजेपी ने महामंत्री नियुक्त किया है दोस्तों, उसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते पार्टी के भीतर से और बाहर से दोनों जगह से आवाजें उठनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार के दौरान कई बार जेल जा चुके व्यक्ति को, शिवेंद्र सिंह को, पार्टी का महामंत्री बनाया है। अब इस पर नाराजगी हो गई है दोस्तों और कई तरीके के मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज है। 147 आईपीसी से 323, 148, 504, 506 आईपीसी और 307 का मुकदमा भी दायर है दोस्तों इसके ऊपर। और जितने भी इसने क्राइम किए हैं वो 2016, 17, 18, 19, 20 के आसपास, यानी 2016 में जब से सरकार बदलने का माहौल बना और 17 में सरकार बदली दोस्तों, तब से इसने गुंडागर्दी करी और 18 से ज्यादा मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं। इसके बावजूद भाजपा ने महामंत्री नियुक्त किया है। सोचिए बीजेपी एक से बढ़कर एक टॉप क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को आगे कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पता चलती है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पीएमके पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये की चेन्नई के अंदर पूर्व पीएमके के अध्यक्ष पेनागारम विधायक जी के मडी के बेटे तमिल कुमारन शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पीएमके से उनका अलग होना इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि पार्टी के संस्थापक एस रामदास ने 2025 के अंत में युवा विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया था और खबरों के अनुसार इस नियुक्ति से पार्टी के भीतर विशेष रूप से पीएमके के अध्यक्ष अंबू मणि रामदास के साथ आंतरिक मतभेद पैदा हो गए थे और उसके बाद अब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए से कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होते हुए तमिलनाडु में नजर आने वाली है दोस्तों। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को इस बार सेंचुरी का तोहफा देंगे, यानी सेंचुरी प्रधानमंत्री किसी क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं मारेंगे दोस्तों, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश $1 की कीमत 100 रुपए तक पहुंचाएगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी बड़ी तेजी के साथ में देश के रुपए की कीमत घटाते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में $1 की कीमत अब 95 रुपए पहुंच गई है दोस्तों। सोचिए ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में पहले 56 रुपए का डॉलर हुआ करता था, यानी $1 56 रुपए के बराबर हुआ करता था। तब तो छाती पीटा करते थे वे सारे लोग, आप लोगों को याद होगा दोस्तों, चाहे बाबा रामदेव हो या फिर अन्ना आंदोलन के टाइम में आंदोलन में शामिल सारे लोग हो दोस्तों। अब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी एक टाइम में बड़े बड़े भाषण देते हुए कहते थे कि मैं सरकार में बैठा हूं, मुझे पता है मित्रों ऐसे नहीं गिरता रुपया, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, भारत की करेंसी कैसे गिर रही है, यानी बड़ी बड़ी बातें फेंका करते थे दोस्तों। और आज के टाइम में नरेंद्र मोदी के मुंह से आपको एक शब्द मिल जाए जिसमें वो बोल दे कि भारत के रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले कम होती जाती है, मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं। पुराना भाषण भी भाजपा के लोग डिलीट नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि भाजपा वालों को पता है कि देश की जनता को इन्होंने ऐसा मूर्ख बनाया
कि अब जनता सवाल पूछ रही है तो बीजेपी वाले चुप्पी साध कर बैठे हैं, या फिर कुछ ऐसा देश के अंदर नए तरीके का माहौल बना दिया जाता है दोस्तों, जिससे सारी बातें लोग भूलकर दूसरे मुद्दों पर भटक जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि भटकाने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं, जिसके इर्द गिर्द देश को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि सेंचुरी होगा और इसी महीने होगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या करेगी दोस्तों असम के विधानसभा चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पता है कि असम के अंदर पहले से ही वहां पर स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों की एक खुद की पार्टी है, AIUDF पार्टी, यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। ऐसे में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली में नजर आए। AIUDF के अब्दुल रहमान अजमल, जो AIUDF पार्टी यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के नेता भी हैं और बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं दोस्तों, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके असम के विधानसभा चुनाव में समर्थन की अपील की है दोस्तों। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो 2 से 3 अप्रैल के बीच में प्रचार करने के लिए आएंगे और असम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM पार्टी बदरुद्दीन अजमल पार्टी को सपोर्ट करेगी दोस्तों। ऐसे में AIUDF पार्टी और MIM के बीच में गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या उम्मीदवार AIMIM के लोग उतारेंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खुद प्रचार करने के लिए आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी को आखिरकार 6 महीने की एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों। रेपराय कांग्रेस पार्टी को मिला है। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को नोटिस देते हुए कहा गया था कि 28 तारीख तक पार्टी का बंगला खाली करो, यानी 24 अकबर रोड वाला कांग्रेस पार्टी का 48 साल पुराना बंगला खाली करने के लिए बोला गया था। इसके बाद कांग्रेस के वकीलों ने मामले को अलग अलग कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया दोस्तों। और इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि आखिर में बातचीत के बाद तकरीबन 6 महीने का कांग्रेस पार्टी को और एक्सटेंशन दिया गया है, यानी 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी को इस दफ्तर पर अपने फैसले को लेना पड़ेगा। या तो कांग्रेस पार्टी को खाली करने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, या फिर कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामले पर स्टे लेकर आएगी, यानी 6 महीने की राहत तो मिली ही मिली है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बठिंडा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बेशक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो पंजाब में दोस्तों, लेकिन फिर भी हाथ मिला लिया, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को चुनाव हराना था दोस्तों। एक नए तरीके का मामला देखने को मिला। अपडेट यह है कि पंजाब के बठिंडा के अंदर शनिवार को मोगा उपायुक्त कार्यालय में हुए बाग पुराना ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अध्यक्ष के पोस्ट पर कब्जा कर लिया दोस्तों। चुनाव जिला प्रशासन की देखरेख में कराया गया था और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति में यह पूरा चुनाव करवाया गया था, यानी न्यूट्रल तरीके से करवाया गया चुनाव, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद के आदमी को भेजकर देखा कि कहीं चुनाव सही से कराया जा रहा है कि नहीं। बाद में पता चला कि चुनाव एकदम सही से कराया गया दोस्तों। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरबजीत कौर को 14 वोट मिले, जिसके कारण वो अध्यक्ष बन गए दोस्तों, जबकि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को 12 वोट मिले थे। अब दोस्तों ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यानी उपाध्यक्ष का पोस्ट जीत सकता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के पास 3 ही सदस्य थे दोस्तों। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल यानी जिसके पास 13 सदस्य थे उसको चुनाव हरा दिया और उपाध्यक्ष का पोस्ट कांग्रेस के खाते में चला गया, यानी अकाली दल के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक जबरदस्त तरीके की राजनीति कर दी दोस्तों, और अकाली दल को दोनों ने मिलकर निपटा दिया। और ऐसे में अकाली दल के पास सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद, सबसे ज्यादा सदस्य होने के बावजूद ना तो वो अध्यक्ष का पोस्ट जीत पाए और ना ही उपाध्यक्ष का पोस्ट मिला, यानी अकाली दल के साथ में जबरदस्त तरीके का धोखा हो गया दोस्तों। और वो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में एक एक सीट बांट ली। इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड की राजनीति में शनिवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला दोस्तों। 1-2 नहीं बल्कि 6 कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता शामिल हो गए दोस्तों। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार वोट अपने दम पर इकट्ठा किए हुए हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और बाद में कांग्रेस ने जब आकलन किया तो पता लगा कि पार्टी से जो अलग होकर चुनाव लड़े, यानी जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उन्होंने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अब जो निर्दलीय अपनी खुद की ताकत रखते हैं, 20-20 हजार वोट इकट्ठा करते हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में लेकर आ रही है। सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों, यानी बीजेपी के 2 बार पूर्व विधायक रहे हैं और पिछली बार निर्दलीय लड़कर भी इन्होंने लगभग 24-25 हजार वोट इकट्ठा कर लिए थे। ऐसे ही रुद्रपुर के पूर्व पालिका के अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों, और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही घनसाली टिहरी गढ़वाल के बीजेपी के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। 10 हजार वोट इन्होंने भी अपने दम पर लड़कर चुनाव में इकट्ठा कर लिया था। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके, यानी 10 हजार 15 हजार वोटों को इकट्ठा करके अपने जीत के समीकरण को मजबूत करना चाहती है। और उत्तराखंड में पार्टी को यही करना पड़ेगा। अभी इन सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाना है, उसके बाद ये नेता वापस से भागे ना और चुनाव के टाइम में धोखा ना दे, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इन सबको एक साथ एक ग्रुप बनाकर कांग्रेस आगे बढ़े, ताकि पार्टी के अंदर एकजुटा रहे और सबको सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोजीशन तो मिलेगी दोस्तों, लेकिन जरूरी है कि पार्टी जीते ताकि विचारधारा की जीत हो। ऐसे में आप लोगों की
क्या राय है पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा दोस्तों। सपा अध्यक्ष अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी वाले एक और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए नोएडा में आ गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 अलग अलग एयरपोर्ट का उद्घाटन अपने शासनकाल के दौरान किया है, जिसमें से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। जब भाजपा वाले एयरपोर्ट को चलवा ही नहीं पा रहे, यानी नाम मात्र के लिए केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, बाद में पता चलता है कि वो एयरपोर्ट 1 साल 2 साल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से नोएडा के अंदर ये जो एयरपोर्ट चलाने की बातें कर रहे हैं, ये केवल बोगस बातें हैं और केवल बीजेपी के लोग जनता को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल तो एकदम सही है दोस्तों, सबको पता है कि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो एकदम सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आते ही इधर उद्घाटन दोस्तों, उद्घाटन चल रहा होता है हर जगह पर। शिलान्यास उद्घाटन का ही एक पूरा का पूरा भाजपा का पूरा तंत्र शुरू हो जाता है दोस्तों। यानी जहां देखो वहां शिलान्यास, कहीं शिला पट्टिका लगाई जा रही है, कहीं पर लिखा जा रहा है कि उद्घाटन 10 दिनों में हो जाएगा, 20 दिनों में हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जनता को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि बहुत डेवलपमेंट, बहुत विकास हो रहा है और केवल 1 साल के अंदर आप देखेंगे ये ताबड़तोड़ चीजें करने लगते हैं। और वैसे ही अब क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है दोस्तों, तो बीजेपी के लोग अब जेवर का एयरपोर्ट बनाकर आसपास के इलाके के लोगों का समर्थन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन एयरपोर्ट चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि एयरपोर्ट भाजपा चला नहीं पा रही है, केवल नाम मात्र के लिए शुरू किया जा रहा है, उसके बाद एकदम सब कुछ गायब नजर आता है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। इसके अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तभी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और ताजुब की बात यह है कि भाजपा वालों के पास राहुल गांधी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो बीजेपी के लोग इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आपको सुनकर भी हंसी आएगी कि पार्लियामेंट के यानी संसद के सीढ़ियों पर बैठकर राहुल गांधी चाय की चुस्की ले रहे हैं। इस बात का विरोध करने के लिए भाजपा वालों ने विरोध के कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों। छत्रपति संभाजी नगर या यूं कहिए कि औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदर्शन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों। और इस दौरान पार्लियामेंट के यानी भारत के संसद की गरिमा का उल्लंघन करने का आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाते हुए ये लोग प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े बैनर लेकर आ गए। इनका दावा है कि राहुल गांधी ने देश की संसद का अपमान कर दिया। राहुल गांधी को इस तरीके से चाय और बिस्कुट नहीं खाना चाहिए था संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर। सोचिए दोस्तों, यानी अलग ही लेवल में बीजेपी के नेता चले गए हैं आजकल। उनको राहुल गांधी का विरोध भी करना है और पता भी नहीं है कि विरोध किस बात को लेकर करे। मुद्दे तो है ही नहीं इनके पास राहुल गांधी के खिलाफ, इसीलिए चाय बिस्कुट खा रहे राहुल गांधी। उस बात का विरोध करने के लिए ये लोग भी जीने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों को थोड़ा सांस लेना चाहिए, घर में बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। देश के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, सिलेंडर लोगों को मिल नहीं रहे, एलपीजी को लेकर देश में किल्लतें कभी भी शुरू हो सकती है दोस्तों। भाजपा सरकार के लोगों के द्वारा लोगों को तैयारियों के लिए बोला जा रहा है और कुछ दिनों में देश के हालात कैसे होंगे, खासकर ईरान युद्ध के बीच में, इस बात की कोई देश के अंदर बीजेपी वालों को परवाह नहीं है दोस्तों। भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी चाय और बिस्कुट कैसे खा सकते हैं संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंदर एक विशेष अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी एक मानहानि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई दोस्तों। सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए अदालत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने का निर्देश अनुरोध किया दोस्तों। और वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि शनिवार को अदालत ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने की जाँच के लिए अनुरोध किया है। यानी राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा भी करवाया जा रहा है और अब राहुल गांधी के आवाज का वॉइस का सैंपल लिया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर जो आरोप उनके ऊपर लगे थे दोस्तों और बाद में उनको मुक्ति मिल गई थी, इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि केजरीवाल और अन्य के खिलाफ काफी सारे सबूत हमारे पास मौजूद है और आने वाले दिनों के अंदर उन पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसे में दोस्तों निचले अदालत से मिले छूट को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर लेता, तब तक ऐसा माना जाना कि उनको छोड़ दिया गया है ये एकदम गलत है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर अमित शाह का दावा है कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी दोस्तों। क्या अमित शाह इस बात को लेकर भरोसा जता रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर सत्ताधारी पार्टी डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में पूरी तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि इस बार कांग्रेस पार्टी टोटल 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और कांग्रेस को 28 सीटें देने के साथ साथ डीएमके पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि डीएमके पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डीएमके पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहता है और कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें एकदम सोच समझ कर दी गई है और कांग्रेस पार्टी इस पर एग्री भी कर गई है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर अपना दबदबा दिखाएंगे और इस बार एक बार फिर से
डीएमके के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, डंके की चोट पर बनने जा रही है। दोस्तों आप क्या मानते हैं कि 164 सीटों पर चुनाव लड़ना डीएमके का क्या ये शुभ संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए, या फिर इसको आप किसी और तरीके से देखते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, खासकर तमिलनाडु के मामले को लेकर आपकी क्या राय है जरा स्पष्ट जरूर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर तिरुवनंतपुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के अंदर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक मोहर लगा हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो परिपत्र जारी किया था उस पर मोहर बीजेपी वालों का लगा था। तो इस पर आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस पार्टी सबने मिलकर, टीएमसी ने मिलकर बीजेपी पर निशाना साधा कि क्या आप चुनाव आयोग भाजपा के दफ्तर से चल रहा है, इस मामले पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। दोस्तों ऐसे में भाजपा ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। केरल के अंदर कुछ अधिकारी हैं जो इस मामले पर मिले पड़े हैं और खासकर आरोप उन लोगों पर लगाया गया है जो लेफ्ट पार्टी के काफी करीबी अधिकारी है दोस्तों, और उन पर कार्रवाई करते हुए उनको पोस्ट से हटाने की मांग भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। हालांकि भाजपा को किसी का नाम नहीं पता, लेकिन कि बीजेपी वालों की जमकर बदनामी हुई है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लोग एक ही बताने लगे हैं। तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है कि कहीं उनको अच्छा खासा नुकसान केरला के अंदर ना हो जाए। और इसके बाद बीजेपी के लोग अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी को एक ही बताया जा रहा है और बीजेपी की छवि खराब की जा रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ बंगाल के अंदर मतदान कर्मी पर हमले के मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नादिया के राणाघाट मतदान प्रशिक्षण के दौरान एक जबरदस्त बवाल हो गया दोस्तों, और ममता बनर्जी फोटो को लेकर विरोध जताया। चुनाव अधिकारी ने जो ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे कर्मियों को, मतदान कर्मियों को, लेकिन बाद में पता चलता है कि ममता बनर्जी के फोटो को लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया तो वहां पर मौजूद लोगों ने थप्पड़बाजी कर दी दोस्तों। के बाद माहौल काफी बिगड़ गया था। अब जाकर 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।